जय हिंद स्टूडेंट्स। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को निरंतर रूप से कर रहे होंगे। एग्ज़ाम के दिन हर दिन एक दिन घटता जा रहा है, समय निकलता जा रहा है और मेरी उम्मीदें हैं आप लोगों से कि आप लोग सभी अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। चलिए प्रैक्टिस सेट की तरफ बढ़ते हैं। हमारा आज मैंने 4 तक ये 4 मार्क्स के क्वेश्चन है, 1 2 3 और एक ये वाला है नीचे 4 मार्क्स के हैं और आपका 5 6 और 7 ये वाले 6 मार्क्स के हैं। ठीक है, इससे ज़्यादा हम ले नहीं सकते, हमारी मजबूरी है, हमारा बोर्ड छोटा है। ठीक है, चलिए कोशिश करते हैं। आप सभी को सेशन पसंद आ रहा होगा तो पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन हमें दिया है बेटा, ये 4 मार्क्स का है, जिसमें आपको ये बहुपद से लिया गया है कि 2x प्लस के 3y बराबर 11 है और 2x माइनस के 4y बराबर माइनस के 24 को हल कीजिए और इसका प्रयोग करके मतलब इसमें जो x और y के जो मूल आएंगे, हल आएंगे, उससे आपको वैल्यू निकालनी है किसकी, y का, m का वैल्यू फाइंड करना है कि y इक्वल टू mx प्लस 3। चलिए तो पहले वाले क्वेश्चन को हल करते हैं। तो हल करने के लिए समीकरण ले लीजिए, 2x प्लस के 3y इक्वल टू 11, इसे समीकरण फर्स्ट मान लेंगे। उसी तरह 2x माइनस के 4y बराबर के माइनस के 24, इसे समीकरण सेकंड मान लेंगे। 24 के समीकरण सेकंड मान लेंगे। इसे आप क्या करेंगे, माइनस कर दीजिए। तो इसे माइनस करोगे तो चिन्हों का बदलाव हो जाएगा, ये माइनस का प्लस का हो जाएगा, यहाँ भी माइनस का प्लस का हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ आप सभी को ये सारी चीज़ें क्लियर आती होंगी और जिनको नहीं आ रही है उनकी तो हालत बहुत बेकार है बेटा। ठीक है, चलिए तो यहाँ से आप इसे करोगे तो ये आप कैंसिल आउट कर दोगे और आपके पास यहाँ से प्लस के 7y आ जाएगा और इधर से आप लेंगे पास यहाँ से आ जाएगा 35 और y का मान जो निकल जाएगा 7 से भाग दे देंगे, 5 बार जाएगा तो y का जो मान निकल जाएगा वो निकल जाएगा 5। अब y का मान समीकरण प्रथम में रख दीजिए, समीकरण 1 में रखने पर या 1 के लिए जैसे आपको उचित लगे आप वो लिख सकते हैं। तो मैं लिखूंगा 2x प्लस के 3, y की जगह मैं लिखूंगा 5 बराबर के 11 और ये हो जाएगा 2x प्लस के 15, 15 उस तरफ चला जाएगा, पक्षांतर करोगे तो 11 माइनस के 15, जहाँ से आपको 2x बराबर के मिलेगा माइनस के 4 और x बराबर आ जाएगा आपका जो वैल्यू आएगा माइनस के 2। तो यहाँ से आपकी y की वैल्यू 5 आ जाती है और x की वैल्यू माइनस के 2 आ जाती है और इसका मान आप इसमें रखेंगे y, समीकरण ले लेंगे जो हमें दिया है y बराबर के mx माइनस के mx प्लस के 3। यहाँ पे x और y का मान रखने पर यहाँ लिख देंगे x तथा y का मान रखने पर ये आप लिखते जाएंगे, जिससे आपको ये सारी चीज़ें लिखने का एक ही उद्देश्य होता है कि इससे आपको एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक करेगा तो उसे सुंदर लिखेगा चीज़ें और आपको उसे समझ में आएगा, तो आपको कोई भी मार्क्स आपका कटेगा नहीं। तो यहाँ आप रखोगे वैल्यू 5 बराबर के m, गुणा कर दोगे यहाँ माइनस का 2 प्लस के 3, तो ये हो जाएगा आपके पास 5, इस तरफ पक्षांतर करोगे तो माइनस के 3 और माइनस के 2m, जहाँ से आपके पास आएगा कितना 2, तो माइनस के 2m बराबर के 2 मतलब m की जो वैल्यू आएगी वो आएगी माइनस के 1 और ये आपके 4 अंक सुनिश्चित हो जाती है। ठीक है, इतना सारा सॉल्व करने पर आपके 4 मार्क्स सुनिश्चित हो जाते हैं। चलिए अच्छे से दिख ही रहा होगा, सारी चीज़ें अच्छे से हैं, वेल सेटेड। ओके, तो अपना पोज करके उसे नोट डाउन कर लिया करें जो भी चीज़ें अगर नहीं आती है। वैसे तो मेरे को ये लगता है कि जहाँ तक अगर आपको इस तरह के क्वेश्चन नहीं बना पा रहे हो तो बेटा आपकी हालत बहुत गंभीर है और जिनके बन रहे हैं उनके लिए काबिल तारीफ है कि आप कर पा रहे हैं सारी चीज़ें अच्छे से। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे तो इसमें दिया है कि कोई यदि कोई रेखा ABC की भुजाएं AB और AC को क्रमशः D और E पर प्रतिच्छेदित करती हैं और भुजाएं BC समांतर हो तो सिद्ध कीजिए AD अपॉन AB प्लस के AB AE अपॉन AC। अच्छा, इसका प्रतिरूप जो हमने किया था वो लास्ट वाले सेशन में किया था और तो इससे ये समझ में आता है कि हमारा त्रिभुज का जो अध्याय है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि लास्ट वाले प्रैक्टिस सेट में भी हमने त्रिभुज को पढ़ा था
और इसमें भी त्रिभुज का ये क्वेश्चन आ जाता है। तो त्रिभुज को, वृत्त के पृष्ठीय क्षेत्रफल वाले ये सारे चैप्टर अच्छे से कवर कर लेना बेटा, एक बार रिवीजन कर लेना। चलिए दूसरे क्वेश्चन को हल करते हैं, जिसमें हमें सिद्ध करना है ए डी बट्टे ए बी बराबर के ए ई बट्टे ए सी। तो सिद्ध करने के लिए हमें क्या पता है, हमें त्रिभुज पता है भाई। त्रिभुज इसने दिया है, ये हमारे पास त्रिभुज है ए बी और सी। यहाँ तक किसी को किसी प्रकार की समस्या नहीं है। और इसमें दिया है कि ए बी को कौन प्रतिच्छेदित कर रहा है, कोई डी बिंदु प्रतिच्छेदित कर रहा है, और ए सी को प्रतिच्छेदित कर रहा है कौन, ए ई बिंदु। तो इस रेखा को आप मिला दोगे। अब इस रेखा को मिलाते ही आपको एक प्रमेय याद आ रही होगी। प्रमेय क्या होती है कि वृत्त की में प्रतिच्छेदित बिंदुओं से बनी हुई रेखा उस त्रिभुज के आधार के अनुपात की क्या होती है, समानांतर होती है। इस तरह की प्रमेय है। प्रमेय से आप क्या लिखोगे कि ए डी बट्टे डी बी बराबर होता है आपका ए ई बट्टे में ई सी। ये कहाँ से, ये प्रमेय से, ये आपकी प्रमेय है। अगर ये प्रमेय है तो प्रमेय को हम क्या करने के लिए, सिद्ध करने के लिए। सिद्ध क्या करना है, इधर एक बार लिख भी सकते हो कि सिद्ध क्या करना है आपको, सिद्ध करना है ए डी बट्टे ए बी बराबर का ए ई बट्टे ए सी। अभी इसे प्रमेय से इसे क्या करें, इसे पलट लो, ठीक है। अंश और हर का बदलाव करने पर, अंश हर का व्युत्क्रम क्या कर दो, व्युत्क्रम कर दो, व्युत्क्रम। तो व्युत्क्रम करोगे तो आप ऐसे बोलोगे कि डी बी बट्टे ए डी बराबर ई सी बट्टे ए ई। अभी मुझे क्या करना है, इसमें एक जोड़ दीजिए। क्या करें, दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर, दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर, एक जोड़ने पर। अगर मेरे को ये बताइए कि दोनों पक्षों में एक जोड़ दूंगा तो किसी प्रकार का अंतर तो है नहीं, क्योंकि दोनों में बराबर कर रहा हूँ। तो इधर करोगे डी बी बट्टे ए डी, लेकिन एक जोड़ने का परिणाम समझ में आएगा कि एक जोड़ने से हमारा कितना बड़ा फायदा हुआ और कितनी जल्दी हमारी जो सिद्ध करने का क्वेश्चन था वो हल हो गया। एक जोड़ोगे तो यहाँ पे एक मान के एलसीएम लोगे, एलसीएम लोगे तो एलसीएम क्या आ जाएगा, आप बोलोगे सर एडी एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। एडी एलसीएम आ जाएगा तो एडी से भाग दोगे तो यहाँ पे आपका बीडी ही रहेगा। किंतु जैसे ही आप एडी से भाग दोगे तो एडी ऊपर आ जाएगा, बराबर के इसी प्रकार इधर भी ए सी प्लस के ए ई यहाँ पर आ जाएगा और बट्टे में ए ई रहेगा। ये सुनिश्चित हो जाता है। और यहाँ से आप देखेंगे चित्र की तरफ तो बी डी वाला ये वाला भाग है और ए डी ये वाला भाग है। तो इससे आप मैं ये भी बोल सकता हूँ कि एक पूरी कौन सी ए बी रेखा का निर्माण कर रहा है, बोलो हाँ। तो ए बी बट्टे ए डी हो जाता है बराबर ऐसे ही ई सी और ए ई दोनों को अगर आप जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, ए सी का निर्माण होगा। तो ए सी बट्टे ए ई। क्या इसी तरह हमें सिद्ध करवाने के लिए बोल रहा है कि आप बोलोगे हाँ सर, लेकिन कुछ अलग प्रारूप में। तो वापस से क्या कर दो, अंश हर का व्युत्क्रम कर दीजिए। अंश इसका व्युत्क्रम करोगे तो आप लिख पाओगे ए डी बट्टे ए बी बराबर के ए ई बट्टे ए सी। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो ये हमारा क्या हो जाता है, सिद्ध हो जाता है, ठीक है। इति सिद्धम, ये हमारा सिद्ध हो जाता है। किसी प्रकार की कोई समस्या भाई, बस ये है कि प्रमेय सारी याद कर लेना, त्रिभुज की सारी प्रमेय और वृत्त की सारी प्रमेय, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ अपना रुख करते हैं। और अगला क्वेश्चन ये 4 नंबर का बेहद ही आसान क्वेश्चन है। और यहाँ से आपको ये इस तरह के क्वेश्चन ना आपको फ्री में मिलने वाले हैं कि अगर आप अच्छे ने मेहनत करिए तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है। उसने सीधा सीधा दिया है कि एक भिन्न है, भिन्न क्या मान लेंगे, एक्स और वाई। एक्स उसका अंश मान लेंगे और वाई उसका हर मान लेंगे। 1/3 हो जाती है, कब हो जाती है, जब उसके अंश में एक घटाया जाए। तो मतलब एक्स में से एक घटा दोगे और बराबर 1/3 रख दोगे और ये वह 1/4 हो जाती है। वो कब हो जाती है कि जब हर में से 8 जोड़ दिए जाए, 8 जोड़ देने पर, और वह भिन्न ज्ञात करनी है। चलिए हल करते हैं इस वाले क्वेश्चन को। किसी भी क्वेश्चन में किसी प्रकार की शंका, किसी परेशान की, आप मेरे को कमेंट कर दिया करें।
कोशिश करूँगा कि उस क्वेश्चन को पूरा वापस से आपके लिए एक वीडियो एक शॉर्ट क्यों ना बनाना पड़े, और अगर आप कॉन्टेक्ट करते हो तो और अच्छे से मैं आपको सीधा उसे एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ से हम तीसरे वाले को लिखेंगे माना भिन्न x बट्टे वाई है, ठीक है। अब उसमें कोई प्रश्नानुसार देखेंगे तो उसमें बोल रहा है कि जब अंश से एक घटाया जाता है तो x में से एक घटा दीजिए, y को तो कोई परिवर्तन है नहीं, तो y को y हर को तो वैसा ही रखेंगे, तो कितना हो जाता है वैल्यू, यहाँ से 1/3 हो जाता है। इसे आप सोल्व करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x माइनस के 3 बराबर के y, और इसे अच्छे से सोल्व करोगे तो 3x माइनस के y बराबर के 3, ये समीकरण फर्स्ट बन जाएगा। कोई समस्या है यहाँ तक? अगला उसने दिया है कि वह क्या भिन्न एक्स वाई, जब उसमें 8 हर में 8 जोड़ दिए जाए तो अंश को वैसे ही रखेंगे, अंश में तो कुछ करा ही नहीं है तो अंश को अपरिवर्तित रखेंगे, और बराबर जब ये कितनी हो जाती है 1/4 हो जाती, तो 1/4 हो जाती है, तो इसे भी क्या करो क्रॉस मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 4x, इसका 1 का गुणा करेंगे तो y प्लस के 8, इसे भी थोड़ा सुनिश्चित तरीके से लिख देंगे तो 4x माइनस के y बराबर के 8, ये समीकरण 2 हो जाता है। समीकरण 1 तथा 2 की तुलना कर दीजिए, तुलना करने पर तो तुलना करोगे तो भाई 3x माइनस के y बराबर के 3 समीकरण फर्स्ट, और ये हो जाएगा 4x माइनस के y बराबर के 8 समीकरण सेकंड। अब जैसी आपकी इच्छा, माइनस करना है प्लस करना है जो भी करना है तो मैं माइनस कर देता हूँ, तो ये माइनस प्लस का धनात्मक का ऋणात्मक हो जाएगा, ऋणात्मक का धनात्मक हो जाएगा, ये ऋणात्मक हो जाएगा, तो y से y कैंसिल कट जाएगा, यहाँ से आ जाएगा माइनस के x। कोई समस्या है? यहाँ से 8 में से 3 जाएंगे तो माइनस के 5, और माइनस से माइनस कट जाएगा तो x बचेगा, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5। इधर लिख देते हैं, ये पूरा हल कर देते हैं, तो x का मान कहाँ रख दीजिए, y के लिए, x का मान y के लिए, तो x का मान y के लिए रखोगे तो किसी भी इक्वेशन में रख दो भाई, फर्स्ट या सेकंड में, तो यहाँ रखूंगा 3x की जगह में रखूंगा 5, x की जगह रखूंगा 5 और माइनस के y बराबर का 3, इसे हो जाएगा तो ये 15 माइनस के y बराबर के 3 हो जाता है, और y बराबर मेरा कितना जाएगा माइनस के 12, और इधर भी माइनस का है तो कैंसिल आउट हो जाएगा, y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12 आ जाएगी। तो यहाँ से x का वैल्यू 5 और y की वैल्यू 12, तब भिन्न क्या हो जाएगी, तब भिन्न हो जाएगी, हमने x को माना अंश तो 5/12, ये आपका अंश, और ये 4 नंबर आपके यहाँ से सुनिश्चित हो जाते हैं किसी प्रकार की शंका बिना किसी परेशानी के, ठीक है। अगला प्रश्न हमें दे रहा है पृष्ठीय क्षेत्रफल से, ये शायद 6 नंबर का क्वेश्चन था। चलिए, तो एक गोला जिसका व्यास 12 सेंटीमीटर, उसका त्रिज्या कितनी होगी 6 सेंटीमीटर, एक लंब वृत्तीय बेलन के बर्तन में डाला जाता है। कोई लंब वृत्तीय बेलन है, मतलब कोई बर्तन है, ऐसे ले लीजिए कनस्तर, उसमें एक गोले को डाला जा रहा है जिसमें थोड़ा पानी है। थोड़े पानी से मतलब नहीं होता भाई, मेरे को ये बताइए कोई चीज़ डालेंगे तो भरी है पहले, तो उससे मतलब नहीं है कितने स्पेस को कवर करेगी, तो खाली जगह कोई तो कवर करेगी। आप ऐसे समझिए कि किसी बर्तन में आपको कुछ सामान रखना, वस्तु रखनी है, उसमें पहले कितनी वस्तु रखी, उससे मतलब है कि आपको जो सामान रखना है उसके लिए पर्याप्त स्पेस है या पर्याप्त आयतन है कि नहीं है, उससे मतलब है। मतलब रहेगा कि भाई जो हमारे पास बाकी पर्याप्त आयतन है उससे, तो उसमें वही बोला है कि जिसमें थोड़ा पानी है, मतलब थोड़ा पानी कुछ तो खाली होगा। यदि को गोले में पानी ऊपर, यदि गोला पानी में पूरी तरह डूब जाता है तो बर्तन में पानी की सतह ये बढ़ जाता है, मतलब इतनी उसकी ऊंचाई हो जाती है, तो ये एच का मान रहेगा 3 से 5/9 बढ़ जाता है। बेलनाकार का बर्तन का व्यास ज्ञात करना। चलिए, व्यास मतलब 2r। तो क्वेश्चन नंबर 4 के लिए ऐसे समझ लीजिए, ये हमारे पास कोई बेलनाकार कनस्तर या जो भी कुछ मान सकते हैं, कोई भी पात्र मान लीजिए, ठीक है। और बहुत सारे पात्र आपके घर में देखे होंगे आपने कि जो बेलनाकार है। बेलना हमारा थोड़ा सा
गड़बड़ बनाया है, अभी ठीक है। अब इसमें कोई गोला रखा जाए, ये लो भाई, जरूरी नहीं है कि वो इसी के त्रिज्या के आकार का हो, क्योंकि ऐसा कुछ होता तो उसमें दिया होता ना, लेकिन इसकी त्रिज्या दी है, गोले की त्रिज्या दी है। गोले की त्रिज्या कितनी दी है? 12 सेंटीमीटर व्यास दिया, मतलब 6 सेंटीमीटर हो गई इसकी त्रिज्या। अब इसमें कुछ पहले से पानी भरा है, तो पानी हमें से मतलब नहीं है। जब हमारा गोला डूबेगा तो क्या करेगा, वो पानी के स्तर को उठाएगा। तो पानी के स्तर को उठाएगा मतलब वो कितनी ऊंचाई को कवर करेगा, एच। तो बेलन के लिए जो एच दी गई है, बेलन के लिए जो एच का हम मानेंगे, बेलन की जो ऊंचाई हम मानेंगे, वो क्या मानेंगे, हम मानेंगे 3 सही 5/9। 3 सही 5/9 को हम लिख सकते हैं 9 की 27/5, मतलब 27 प्लस के 5, तो ये हो जाएगा 32/9, किसमें है, सेंटीमीटर में। ठीक है। और गोले की त्रिज्या, गोले की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर। तो क्या करेंगे, चलिए दोनों को कंपेयर कर दीजिए। तो गोले की त्रिज्या क्या होती है भाई, गोले का आयतन, गोले का आयतन होता है 3/4 पाई आर क्यूब, बराबर किस में रखेंगे, इसे हम रखेंगे बेलनाकार में। तो बेलनाकार का क्या आयतन, ये होता है पाई आर स्क्वायर एच। हमें क्या क्या दिया है, हमें 3/4, और पाई से तो पाई दोनों कटी जाएगी, तो पाई की वैल्यू रखने का कोई मतलब नहीं है। आर की वैल्यू रखेंगे तो आर की वैल्यू हो जाएगा 6, तो 6 गुणे में 6 गुणे में 6, 3 बार रख देंगे, और पाई की वैल्यू को पाई लगा देने दो। और आर की वैल्यू यहाँ पे दी नहीं है क्योंकि सुरक्षित है ही नहीं, तो इसे हम आर स्क्वायर ही बना रहने दें। गुणे में एच की वैल्यू 32/9। इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे, तो जब सॉल्व करने जाओगे तो आपको चाहिए आर की वैल्यू, तो आर को एक तरफ रखो पहले, तो ये पाई को से पाई को कैंसिल कर दो। अब आपके पास बचता है 3 गुणे में 3 भागित में 4 गुणे में 6 गुणे 6 गुणे और 6। अभी मेरे को ये बताइए, अगर भाग में है तो इस तरफ जाएगा तो गुणे में हो जाएगा, और ये 32 नीचे भाग में आ जाएगा। हमें केवल चाहिए किसकी, आर की वैल्यू। ऐसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास देखिएगा कि 2 से इसे काट दोगे तो 2 से 2 बार, और 2 से ये 3 बार, 2 से ये वाला 3 बार, और क्या जाएगा 2 से ये 16 बार, और 2 से ये 3 बार। ठीक है। और यहाँ से कुछ कैंसिल आउट हो रहा है भाई, और तो कुछ मेरे को कटता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। 3/4 पाई आर स्क्वायर, और आर की वैल्यू 3, ठीक है, कोई समस्या नहीं है। जैसे अगर आप सॉल्व करोगे तो 3 तरह के 9 गुणे में 3 तरह के 9 गुणे में 9/16, 32/9 की 27, 27 और 5, 32/9 बेलन की ऊंचाई। तो यहाँ से आर स्क्वायर, आर स्क्वायर मुझे कुछ 4 का स्क्वायर है 9 9 81, ये अतिरिक्त 9 कहाँ से आ गया अभी, 3/4 होता है, ये सही है, 3/4 पाई आर क्यूब, 6 गुणे में 6 गुणे में 6, और 2 से इसे काटेंगे 2 से 3 बार, 2 से इसे काटेंगे 2 से 3 बार, 2 से इसे कटेंगे तो 2 से 3 बार, 2 से ये 16 बार, 9, सही है, कोई समस्या नहीं है। क्या, तो यहाँ से देखो ये हमारे पास आ जाएगा, इससे स्क्वायर हटाओगे तो ये वर्ग में आ जाएगा, तो 9 गुणे में 9 गुणे में 9 बट्टे में 16 बराबर के आर, और 9 का पेयर है तो 9 बाहर आ जाएगा, और यहाँ से 3 बाहर आएगा, और नीचे 16 का मतलब 4 बाहर आएगा। तो आर की वैल्यू, और आर की वैल्यू हमें निकालनी नहीं, सीधे 2r की, तो 2 से इसमें गुणा और कर दो। ठीक है, मैं तो सीधा कर लेता हूँ ना कि 9 की 27, 27/4, और गुणे 2 कर दोगे तो ये 2r की वैल्यू नहीं आएगी, हमें तो व्यास चाहिए ना। तो 2 से इसे काट दो तो ये 2 से ये 2 बार कट जाएगा, और 2 से भाग दे दोगे तो 27 का आधा हो जाता है 13.5 सेंटीमीटर। तो ये 2r मतलब व्यास की वैल्यू आ जाएगी 13.5 सेंटीमीटर। ठीक है, जो हमारा क्या होगा, व्यास होगा किसका, बेलन का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे 5वें वाले क्वेश्चन की तरफ। तो एक नाव है हमारे पास जो एक पुल की ओर जा रही है। किसी क्षण पुल का उन्नयन कोण 30 डिग्री, मतलब एक टाइम पे जब देखा था वहां से वो 30 डिग्री का कोण था। फिर कुछ समय वो आगे गई नाव,
किसी समान चाल से, चाल हमेशा समान ही रहेगी, ऐसा नहीं कि आगे पीछे तो बट आपके लिए थोड़ा दिक्कत हुआ हो जाएगा, लेकिन अगर चाल समान है तो आप सीधी कर सकते हो। तो चाल हमारा 4 मिनट चलने के पश्चात पुल का उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाता है। अच्छा क्वेश्चन है, ये भी 6 नंबर का है। चलो इसे हटा देते हैं, इरेज कर देते हैं। तो मेन है कि आप इस समय केवल, अगर आपका कोर्स कंप्लीट है और हो जाना चाहिए, और इस टाइम केवल क्या करें कि हर एक सब्जेक्ट को समय देते हुए हर एक सब्जेक्ट को पर्टिकुलरली पढ़ें, और जहाँ पर केवल रिवीजन के तौर पर उसके शॉर्ट नोट्स बनाते जाएंगे, जिससे अगले महीने पेपर से पहले एक दिन देखते हुए जाए उन्हें। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे कुल क्वेश्चन नंबर 5 ये हमारे पास है। यहाँ पर पहले नाव थी, ये है हमारे पास नाव। पहले की स्थिति, यहाँ से पुल की जो उन्नयन कोण है वो कितना बन रहा है, 30 डिग्री का बन रहा है। ओके, ये ए बिंदु मान लेते हैं, और फिर कुछ समय बाद, मतलब 4 मिनट चलने के बाद, 4 मिनट चलने के बाद वो आ जाती है बी बिंदु पर, और बी बिंदु से जो शीट का पुल का जो कोण बन रहा है वो उन्नयन कोण बन रहा है 60 डिग्री का। इसे हम मान लेते हैं सी, और इस बिंदु को मान लेते हैं ए। ये तो ये मान लीजिए, इस बिंदु को कुछ ही मान लो यार, पी बिंदु मान लो। ठीक है, तो इसकी ऊंचाई पुल की तो समान रहेगी, ऐसा तो है नहीं कि किसी क्षण पुल की ऊंचाई कम हो जाए। तो यहाँ से अगर ये दूरी क्या मान लो भाई, इस दूरी को मान लो ए बी, और बी से ये वाली बी की दूरी हो जाएगी, कोई समस्या नहीं। अगर पूरी दूरी की बात करोगे तो ए की दूरी हो जाएगी, किसी को किसी प्रकार की समस्या होनी नहीं चाहिए। चलिए अब हल की तरफ बढ़ते हैं। तो पहले आप ले लीजिए tan 30, और tan 30 से आपको पता चलेगा कि सर लंब बट्टे आधार, और tan 30 के लिए ये वाली पूरी दूरी नहीं होगी क्या, होगी कि नहीं होगी? आप बोलेंगे हाँ सर ये होगी। तो h बट्टे AC, और यहाँ पे नाम है ऊंचाई दी है नहीं, तो tan 30 की वैल्यू, तो tan 30 की वैल्यू हमारे पास हो जाती है कितनी, √3/1 बराबर के h, और ये आ जाती है AC। ठीक है, अभी 4 मिनट की बात नहीं होगी। तो AC का AC की दूरी निकालेंगे तो AC क्या हो जाएगा, AC इधर जाएगा तो h बट्टे √3 हो जाएगा। समीकरण फर्स्ट मान लो इसे। अभी tan 60 के लिए, तो tan 60 के लिए देखोगे भाई, तो ये दूरी रहेगी और ये ऊंचाई रहेगी, तो h बट्टे क्या आ जाएगा, BC, क्योंकि ये दूरी कितनी है, BC। यहाँ से भी आप करोगे तो tan 60 की वैल्यू होती है 1/√3 बराबर के h बट्टे BC। इसे कॉन्जुगेट करके लिखोगे तो BC बराबर आपके पास आ जाएगा h√3। समीकरण सेकंड मान लो इसे, हैं? अच्छा ये गलत कर दिया क्या? ओके, इधर 1/√3 होगी है, ठीक है, और ये आपका √3 सॉरी बेटा। तो इसे क्रॉस मल्टीपल करोगे तो यहाँ पर हमारे पास निकल के आएगा AC बराबर के h√3, और यहाँ पे आएगा BC बराबर के h/√3। अब मेरे को ये बताइए कि क्या आपको इस चीज़ से अवगत है कि चाल बराबर हमारे पास क्या होता है, दूरी बट्टे समय होता है, दूरी बट्टे समय होता है, कि आप बोलेंगे हाँ सर। तो अगर ये हमारे पास दूरी है और चार हमारे पास कितनी है, 4 मिनट, तो AB की अगर मैं AB को बात करूं, AB की अगर मेरे को ज्ञात करना है तो AB क्या आप ऐसे नहीं देखते हैं कि AC बराबर के AB प्लस के BC, इन दोनों दूरियों को जोड़ोगे तो AC निकल के आएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमें चाहिए पहले AB की दूरी, क्योंकि AB का ही तो समय दिया है, तो AB की दूरी निकाल लो। तो AB बराबर क्या हो जाएगा कि AC जो दूरी है टोटल, उसमें से BC को घटा देंगे, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, AB निकल के आ जाता है। तो AB निकालोगे तो हमारे पास BAC भी है और BC भी है, तो AB यहाँ से आएगा, यहाँ पे लिख देते हैं। ये समीकरण को थोड़ा सा इधर कर देते हैं, या फिर ये तो दूरियां हैं बना रहने देती हैं। तो AB हमारे पास निकल के आएगा AC √, और ये माइनस के h√3।
इसके नीचे 1 मान लेंगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी √3 और यहाँ से जाएगा तो ये हो जाएगा 3h माइनस के और 3 से देंगे तो h, तो आपके पास ए बी निकल के आ जाएगा। ए बी कितना आ जाएगा बेटा? ए बी आएगा 2h/√3। ठीक है, ए बी की दूरी अगर ये दी, अब ये दूरी है और ये आपको चाल दी है, तो हमारे पास क्या निकल के आ गया? समय दिया है, हमारे पास निकल के आ गई चाल। तो चाल निकल के आएगी कैसे? 2h/√3 में, और भाग दे दोगे किससे? समय से। समय कितना है? √4, तो गुणा करोगे तो इसी में गुणा हो जाएगा, 4 मिनट है, तो 4 से बाद दे दोगे तो ये चाल निकल के आ जाएगी हमारे पास, 4 से ये 2 बार, तो h/2√3 ये इसकी चाल आ गई नाव की। और इसी चाल से क्या करेगी? बीसी दूरी को तय करेगी। तो बीसी दूरी में लगा समय, दूरी में लगा समय, तो बीसी कितना है? बीसी ये रही दूरी भाई, h/√3, इसमें भाग दे दो किससे? h/2√3 से। अगले पल में ये पलट जाएगी h/√3 और ये हो जाएगा 2√3/h। यहाँ से h कट जाएगा, √3 से √3 कट जाएगा, जो समय निकल के आएगा बीसी दूरी चलने के लिए समय, बीसी दूरी में लगा समय, तो ये आ जाता है आपका 2 मिनट। 2 मिनट आ जाता है ये समय। ठीक है, किसी प्रकार की कोई शंका? चलिए तो आगे बढ़ते हैं। इस तरह आपका ये 6 नंबर का क्वेश्चन ये समाप्त हो जाता है। अगला क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं तो भाई डरना नहीं है, बहुत इजी और सिंपलेस्ट क्वेश्चन है। ठीक है, इरेज कर देते हैं, क्योंकि हमने द्विघात समीकरण में जो क्वेश्चन देखे थे इस तरह के चाल, दूरी और ये सारे क्वेश्चन वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। तो एक बार मीन्स कहने का उत्तरदायित्व तो मेरा ये है कि आपको जो भी चैप्टर लगे तो यहाँ पे कमजोरी है तो वो अभी समय है कि उसे आप परिपक्व कर लें। अगर अभी भी आप उसे परिपक्व नहीं कर पाते हैं तो आपकी भूल होगी। यहाँ पे दिया है कि पिता की आयु पुत्र की आयु से 7 गुनी है, तो ऑब्वियस है कि पिता हमेशा बड़ा होता है, पुत्र हमेशा छोटा रहेगा। 2 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु से 13 गुनी थी, तो दोनों का वर्तमान आयु, तो माना वर्तमान आयु किसकी? आयु पिता की कितनी? x। तब पिता की अगर मैं मानता हूँ x वर्ष है, तो पुत्र की मेरे को बताइए कि पुत्र की कितनी होगी? पुत्र की मान लीजिए, तो पुत्र की x वर्ष है तो पिता की 7x हो जाएगी, क्योंकि 7 गुनी है, पहले ही उसमें स्टेटमेंट में दिया है। अब 2 वर्ष पहले, अगर 2 वर्ष पहले की बात करता हूँ तो उसमें ये नहीं समझ में आता कि 2 वर्ष पहले अगर मैं आज 28 साल का हूँ तो 2 साल कम हो जाएंगे, 26 साल का होगा तो किसी भी की उम्र हो, हमेशा उम्र फिक्स तो होती नहीं है, तो 2 साल पुत्र भी छोटा होगा, 2 साल पिता भी छोटा होगा, तब आप बोलोगे सर 2x माइनस के 2 वर्ष और x माइनस के 2 वर्ष। अब लेकिन है क्या कि पिता की 2 वर्ष पुत्र की आयु की 13 गुनी थी। अगर मैं इसे बराबर करना चाहूंगा तो मेरे को ये बताइए 13 का गुणा किसमें करूंगा? ये तो पिता तो पहले से बड़ा है, 13 गुणा अगर 13 से इसमें गुणे कर दूं मैं, तो ये क्या इनकी दोनों की उम्र का जो समीकरण है वो बराबर नहीं हो जाएगा? इतना चीज समझ में आ रहा है? तो आप इसे सॉल्व करोगे, 7x माइनस के 2 बराबर के 13, x माइनस के 13 दूनी 26, 7x इधर ले आओ, माइनस के 2 और माइनस प्लस के 26 बराबर के ये इस तरफ जाएगा, तो 13x माइनस के 7x, यहाँ से आपके पास बचेगा 24 और यहाँ से बचेगा 13 में से 7 जाएंगे तो 6, और x की वैल्यू जब आपके पास निकल के आ जाती है 4 वर्ष, तब पुत्र की आयु कितना? 4 वर्ष। वर्तमान है, ये कौन सी है? ये वर्तमान। और इसी प्रकार पिता की आयु कितनी? 7 गुनी 4 से 28 वर्ष। ठीक है, तो कुछ भी नहीं है, सीधा ऐसे ही आप छाप आओगे तो सीधे सीधे। और ये आश्चर्य की बात यह है कि ये 6 नंबर का क्वेश्चन है। चलिए आगे 7 वाले में बढ़ते हैं। तो ये सिंपल, ये मैंने एक्चुअली ये क्या था, ये 4 नंबर का क्वेश्चन था तो ये बीच में ले लिया है।
चलिए, आप लोगों को सेशन पसंद आता है, सारे क्वेश्चन अच्छे लगते हैं, मेथड सही लगता है तो थोड़ा सा लाइक वाइक किया करो। और मेरी कोशिश है कि आप जितना शेयर करोगे तो जो भी बच्चे हैं उन्हें थोड़ी मदद होगी। और यहाँ से आगे जो मैं डिसीजन लेने वाला हूँ कि देखो कि जो भी करेंगे अच्छा करेंगे और बेहतरीन करेंगे, किसी भी मुकाम पे हो, कभी भी हो, कहीं पे भी हो, ठीक है। इस चैनल पर जो भी कंटेंट होगा वो फ्री होगा और बच्चों के भविष्य के और बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए कामपूड होगा। 10th की आर डी शर्मा, 10th की साइंस, 8th की साइंस, 7th की साइंस, मतलब 6 से 8th क्लास का मैथ और साइंस की पूरी गारंटी। और साथ ही साथ 9th और 10th की आपका इंग्लिश का आर डी शर्मा और साइंस पूरा खत्म कराएंगे, ठीक है। फ्यूचर में वादा नहीं करूँगा, लेकिन कोई और भी अध्यापक मेरे साथ जुड़ता है तो कोशिश करेंगे कि आपको एसएस की भी पढ़वाएं, तो सारी विषय आपकी कवर हो जाती हैं, ठीक है। लेकिन विज्ञान और गणित का ये मेरी तरफ से गारंटी है, पूरा कंटेंट और पूरा अच्छे से कंटेंट प्रोवाइड करेंगे। धीरे धीरे समय लगेगा लेकिन सब कुछ प्रोवाइड होगा। 7 वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो ये है हमारे पास 2 cos स्क्वायर 45 माइनस के 1 बराबर के cos थीटा। जैसे आप सॉल्व करोगे तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, 2 cos स्क्वायर 45 बराबर के इस तरफ भेज दो तो cos थीटा प्लस के 1 भाग में दे दो तो cos स्क्वायर 45 बराबर के cos थीटा प्लस के 1 बट्टे में 2। इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है भाई, कितनी होती है बताओ जल्दी। cos 45 की वैल्यू 1/√2 का स्क्वायर बराबर के cos थीटा प्लस के 1/2। इसे अगर आप सॉल्व करोगे तो 1/2 आ जाएगा बराबर के cos थीटा प्लस के 1/2। 2 से 2 कट गया, 1 बचेगा, 1 इस तरफ आएगा तो ये हो जाएगा cos थीटा बराबर 0। थीटा में cos वैल्यू किसकी वैल्यू होती है, आप बोलेंगे सर cos 90 की। cos से cos एलिमिनेट हो जाएगा तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी 90। यही आपका उत्तर हो जाता है और यहाँ से 4 नंबर। सिंपल सा क्वेश्चन। आखिरी क्वेश्चन में समांतर माध्य पूछा, ये 2 नंबर का क्वेश्चन है भाई। लास्ट में थोड़ी जगह बची थी, मेरे को लगा वीडियो लेंथी ना हो जाए इसलिए 2 नंबर का क्वेश्चन डाल दिया। समांतर माध्य के लिए आपको एक चीज याद आनी चाहिए, क्या, चलो बताते हैं। 8 वाला क्वेश्चन, जिसमें आप इधर लिख लीजिए वर्ग अंतराल, इधर लिख लीजिए बारंबारता। यहाँ क्या निकालेंगे, इसका माध्य निकालेंगे। माध्य को क्या बोलते हैं हम, एसआई बोलते हैं। फिर इसका क्या निकालेंगे, एफ आई इंटू एक्स आई। एफ आई किसे बोलते हैं, बारंबारता को बोलते हैं भाई। तो रखिए 0 से 10 और 10 से 20 और 20 से 30 से 40, 40 से 50। इसका बारंबारता दिया है 3, 5, 10, ये 11 और 9 और ये 7। माध्य क्या होता है, माध्य होता है कि वर्ग अंतराल का बीच का माध्य। से हम ये भी बोल सकते हैं कि एल मतलब लोअर लिमिट और अपर लिमिट को 2 से भाग दे दें, ठीक है। इसे निम्न अंतर बोलते हैं, इसे उच्चतर बोलते हैं। दोनों में जोड़ के 2 से भाग दे दो तो 10 और 0 तो एक, या फिर बीच में दिख ही रहा है कि भाई ये 5 होता है। 10 और 15 के बीच में क्या आएगा, सॉरी 10 और 20 के बीच में 15, 20 और 30 के बीच में आएगा 25, 30 और 40 के बीच में आएगा 35 और 40 45 के बीच में आएगा। एफ आई इंटू एक्स आई दिख ही रहा है, एक्स आई ये रहा, एफ आई ये रहा, दोनों का गुणा तो 5 है 15, 10 कितने हो जाएगा 150। इसे करोगे तो 25 से 25 हासिल लागी 2, 25 से 25 26 27, 35 90 तो 35, 350 में से 35 घटाओगे तो 315 और 45 सत्ते 7 पंजे 35, 3 7 चौक 28, 29 31, 315। इसका ले लेंगे कुल योग। किस चीज का योग लेते हैं तो फॉर्मूला याद करोगे, ये समांतर माध्य होता है सिग्मा एफ आई। सिग्मा का मतलब होता है योग, एफ आई इंटू एस आई बट्टे में सिग्मा एफ आई का योगफल। तो एफ आई ये रहा, इसे जोड़ लेंगे भाई तो 11 और 9 20 और 10 और 20 और 20 40, 7 और 3 10, 20 20 और 20 40,
तो 40 और इधर इसे जोड़ेंगे, कुछ गड़बड़ कर दिया क्या? 9 पंजे 45, 4 और 9 तीस 27, 27 और 4 31, 9 7 9 पंजे 35, 3 और 9 चौक 36, 36 और 3 सॉरी 28, 28 और 3 31 सही है। इसे जोड़ लेंगे, तो जोड़ोगे तो भाई 5 10 15 और 20, 2 3 और 5 8, 8 7 15, 16 17, 1 2 और 2 4, 4 और 3 7, 7 और 3 10, 1080, जीरो से जीरो कटेगा, 4 से भाग देंगे तो 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8, 2 27 हो जाए, 4 पंजे 4 छक्के 24, 10 2 5, ये हो जाएगा आपका समांतर माध्य। ठीक है, इस तरह से आपका, और बाकी कोशिश करेंगे सारी चीज़ अच्छे से कराएं। ठीक है, चलिए अच्छे से ख्याल रखिए अपना एंड